आज लल्लन टॉप शो में बात दो गिरफ्तारियों की। एक गिरफ्तारी हुई दिल्ली में, जिसमें एक पार्टी के नेता को हवाई जहाज से उतार कर गिरफ्तार किया गया और इस पर दिन भर खूब हंगामा हुआ। हंगामा अमृतसर में भी हुआ। हिंसा की साजिश के आरोपी को बचाने के लिए हथियारबंद भीड़ ने थाने पर धावा बोल दिया। आरोपी पुलिस को धमकी देता है, एफआईआर वापस लो, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, और पुलिस उसे जाने देती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं, जिसमें इन दो गिरफ्तारियों के बहाने मुल्क की राजनीति और हालात पर विस्तार से बात करेंगे। हम इस खबर का पहला सिरा आपको दिखाएं, उसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें। कहते हैं भीड़ का चेहरा नहीं होता, लेकिन इस हुजूम में भी किसी की शक्ल साफ नजर नहीं आ रही। पर पॉज करके देखें और पुलिस देखना चाहे तो पहचान सकती है। पर हाथ में लहराती तलवारें और उन्माद स्पष्ट दिख रहा है। उसके लिए फ्रेम फ्रीज करने की जरूरत नहीं। ये जमावड़ा किसके समर्थन में अराजकता फैला रहा है? उस शख्स के लिए जो रह रहकर खालिस्तान की मांग करता है, जो पंजाब के उग्रवादी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले को प्रेरणा स्रोत मानता है और उसके दिखाए रास्ते पर चलने की कसमें खाता है, जो नौजवान सिखों से कहता है कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा। इसका नाम है अमृतपाल सिंह। आज 22 फरवरी को इसी अमृतपाल के समर्थकों ने पंजाब के अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। दुस्साहस की हदें तोड़ते हुए अमृतपाल के अनुयायियों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़ी और कई पुलिसकर्मियों को लहूलुहान कर दिया। वजह जानने के लिए इस मामले की टाइमलाइन समझनी होगी। आज तक के रिपोर्टर अमित शर्मा के मुताबिक वीरेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने अमृतपाल और उसके कुछ साथियों के खिलाफ 16 फरवरी को मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इसी में छापेमारी कर 18 फरवरी को पुलिस ने गुरदासपुर से अमृतपाल के साथी तूफान सिंह उर्फ लवप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से बौखलाए अमृतपाल ने प्रशासन को खुलेआम धमकी दी। उसने पुलिस के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के आरोप लगाए और अल्टीमेटम दिया कि अगर उसके साथी को न छोड़ा गया तो वो अपने अनुयायियों के साथ थाने का घेराव करेगा। इस धमकी के साथ आज उसने 22 फरवरी की तारीख नत्थी की। कहा यह भी जा रहा है कि उसने गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी। ये वो जानकारियां हैं जो हर जगह बताई और सुनी जा रही हैं। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमने इंडिया टुडे के डेप्यूटी एडिटर मंजीत सहगल से बात की। वो 10:15 बजे के करीब अपने घर, जो उसका पैतृक घर है अमृतसर में ही है, गांव में, वहां से चला। उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब और 5 जो प्यारे होते हैं सिख धर्म के प्यारे, वो भी साथ साथ चलते रहे और सैकड़ों समर्थक उसके साथ जुट गए। उसके बाद वो 12 सवा 12 बजे के करीब अजनाला पुलिस ने जहां पर बैरिकेडिंग की थी, पुलिस स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, वहां पहुंच गए। वहां पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो वो सबसे पहले आगे आया और कुछ उसके साथी, उन्होंने बैरिकेडिंग हटानी शुरू की और उसके बाद हटाते गए, क्योंकि हुजूम इतना ज्यादा था कि पुलिस की संख्या काफी कम थी। और पुलिस ने जैसे ही इन सभी उपद्रवियों को देखा तो पुलिस जो कर्मचारी वहां पर तैनात थे वो खुद भी वहां से हटने लगे। उसके बाद ये लोग सीधा अजनाला पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर गए और पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गए। उससे पहले वो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और झड़प काफी खूनी थी। 5 पुलिस वाले, जिसमें एक वरिष्ठ डीएसपी भी शामिल है, घायल हो गए। उनको अजनाला के पुलिस स्टेशन में भर्ती करवाया गया। ये लोग वहां पर धरने पर बैठ गए, पाठ करना शुरू कर दिया और इस बीच 5:30 बजे के करीब पुलिस से इनकी वार्ता शुरू हुई। पुलिस के अधिकारी आए और पुलिस को ये जो अमृतपाल सिंह और उसके साथी, उन्होंने कुछ एक सबूत सौंपे पुलिस के मुताबिक। और पुलिस ने उसके बाद ये कहा कि इन सबूतों के आधार पर यह लगता है कि जो आरोपी लवप्रीत तूफान है वो घटना वाले दिन वहां पे नहीं था और उसके खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो साबित नहीं हो रहे, इसलिए पुलिस उसको छोड़ेगी। जैसे पुलिस ने ये आश्वासन दिया, उसके बाद अमृतपाल सिंह और उसके साथी धीरे धीरे करके स्थानीय गुरुद्वारे में चले गए और वहां बैठकर अब पाठ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक लवप्रीत तूफान बाहर नहीं आएगा तब तक वो गुरुद्वारे से पाठ करते रहेंगे। अमृत संचार वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसको तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कल ऐसी उम्मीद है कि लवप्रीत
को कल रिहा किया जा सकता है, और कल जैसे ही उसको रिहा किया जाएगा उसके बाद ये सभी लोग गुरु गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाकर माथा टेकेंगे और उसके बाद अपने जगहों पर वापस चले जाएंगे। है ना सर? देखिए, ये 2 दिन पहले की बात है। वो मोगा के एक गांव में आया था, वहां पे एक समागम रखा गया था, वहां पे भी उसके साथी बड़ी संख्या में आए थे। तो जब उससे पूछा गया कि आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हो, आप देश विरोधी जो हरकतें हैं वो क्यों कर रहे हो, क्यों खालिस्तान की मांग कर रहे हो, तो उसने सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाया था कि जब भारत में कुछ हिंदू संगठन भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर सकते हैं, तो जो वो लोग हैं, चाहे वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तान बनाने की मांग क्यों नहीं कर सकते। उसने एक उदाहरण ये भी दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया था कि राज्य और केंद्र सरकार पूरी घटना पर पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए और खालिस्तान को पनपने नहीं दिया जाएगा। इसका उसने हालांकि एक गोलमोल जवाब दिया, पर कहा था कि अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर भगवंत मान, कोई भी आगे आ जाए, उनकी जो मांग है खालिस्तान को हासिल करने की, खालिस्तान बनाने की, वो उस पर अडिग है और वो इस पर आगे चलते रहेंगे। और कोई भी अगर उनकी राह में आया तो उसे अपने तरीके से निपटेंगे। इन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि उन्होंने रुकावट बनने की कोशिश की गई थी, उनका क्या हश्र हुआ, इसको वो सब लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो खुलेआम, चाहे वो केंद्र सरकार हो या पंजाब सरकार हो, चैलेंज कर रहा है। एक बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि एफआईआर में अमृतपाल सिंह का भी नाम है, बावजूद इसके पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने कहा प्रदर्शनकारियों से बात हो गई है और अब ये लोग शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने हमें पर्याप्त सबूत दिए हैं कि अभियुक्त लवप्रीत तूफान बेगुनाह है। एसआईटी ने इसका संज्ञान लिया है। अब ये लोग शांति से यहाँ से चले जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। और जो कानून को तोड़ने का काम कर गए उसका क्या। पुलिस कमिश्नर का ये बयान एक सवाल छोड़ गया कि क्या अमृतपाल थाने में बैठकर खुद और अपने साथियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग करता रहा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसकी वजह क्या है। अमृतपाल का खौफ है क्या कि उसके साथी पुलिस वालों को मारते पीटते हैं, थाने में हमला करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। देखिए, एक बड़ा कारण कि पुलिस ने क्यों घुटने टेके वो ये है कि पंजाब के मोहाली में इस वक्त 2 दिवसीय इन्वेस्ट समिट चल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर देश विदेश से पंजाब आए हुए हैं और एक तरफ जहां जो राज्य के उद्योगपति हैं, जो सन्नतकार हैं, वो ये सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और उसका सबसे बड़ा नमूना आज ही देखने को मिला। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऐसा संकेत पुलिस को गया था कि किसी न किसी तरह से जो उपद्रवी है, ये जो प्रदर्शनकारी है, उनको वहां से बाहर करने की कोशिश किया जाए और इसी रूप में इसको देखा जा सकता है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि एफआईआर में अमृतपाल सिंह और उसके कई साथियों के नाम है, 6 साथियों के नाम है, 20 की तो अभी पहचान भी नहीं की गई। उसके मुताबिक और जो धाराएं लगाई गई थी वो काफी संगीन है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। विपक्षी दल भी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पाई, सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। अमृतपाल सिंह एक सेपरेटिस्ट नेता है, खालिस्तानी नेता है, सीधे तौर पर खालिस्तान की हिमायत करता है, खालिस्तान की मांग करता आया है। बावजूद इसके संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने उसके आगे घुटने टेक दिए, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। और आप देखिए कि अपने एक साथी को भी छुड़वाने में अब कामयाब हो गया है। और इसका एक बहुत गलत संदेश जो इस तरह के लोग हैं उनके बीच में गया है, क्योंकि इससे उनके हौसले बुलंद होंगे। वो उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, इसी महीने में 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, एक मोहाली में, और मोहाली में भी पुलिस जो थी उसमें 33 पुलिस जवान घायल हो गए थे। 11 मोहाली के थे और 22 चंडीगढ़ पुलिस के थे। वहां पर भी जो कन्विक्टेड खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनको छुड़वाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज आप ये देखिए, एक दूसरे व्यक्ति को छुड़वाने के लिए भी वही तरीका अपनाया गया और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, कानून हाथ में लिया गया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और सरेआम पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां पर कानून तो तोड़ा गया। एक और बड़ी बात अब सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को और अमृतपाल सिंह को आश्वासन दिया है कि आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी कोई मामला पुलिस उनके खिलाफ दर्ज नहीं करेगी। पंजाब में अमृतपाल का नाम पिछले कुछ वक्त में धूमकेतु की तरह उभरा। करीब 29 साल के अमृतपाल ने पिछले 1 साल में एक संगठन की बागडोर संभाली। इस संगठन का नाम है वारिस पंजाब दे और इसकी कहानी जाकर जुड़ती है दीप सिद्धू से।
एक्टर और एक्टिविस्ट संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू, जो 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर खबरों में आया। दर्शकों को याद होगा कि 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी। दिल्ली में हुए किसान मार्च के दौरान लाल किले पर सिख पंथ का झंडा फहराने के लिए सिद्धू की बहुत आलोचना हुई थी और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। दिल्ली के बाहर डेरे डाले किसान संगठनों ने इस घटना के बाद से सिद्धू से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और शायद यही वजह है कि दीप को एक नया संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। जैसे सबसे पहले दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्मी एक्टर सनी देओल के सहयोगी भी रहे थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी थी। वारिस पंजाब डे की नींव रखते हुए दीप सिद्धू ने ऐलान किया था कि ये संगठन पंजाब के युवाओं को एकजुट करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दीप सिद्धू ने तब इस संगठन को एक प्रेशर ग्रुप बताया था और कहा था कि पंजाब के अधिकार और संस्कृति का बचाव करेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दे उठाएगा और दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ आवाज भी। दीप सिद्धू को लाल किले के प्रसंग से मिली शोहरत की वजह से वारिस पंजाब डे भी सुर्खियों में आया। पंजाब के एक पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पंजाब हमेशा से एक रिक्त स्थान लिए रहा है। राजनीतिक रूप से इस रिक्त स्थान को अकाली दल और कांग्रेस ने भरने की कोशिश की। अब आम आदमी पार्टी वही काम कर रही है। दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला या अमृतपाल सिंह जैसा कोई भी बंदा आकर तल्खी से बोल देता है तो उसका एक बेस बनने लगता है, लोग जुड़ने लगते हैं। बहरहाल दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे के प्रमुख का पद खाली था, लेकिन ये खबरों में बना हुआ था। पिछले साल 29 सितंबर के दिन वारिस पंजाब डे के नए जत्थेदार अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी की गई। पंजाबी में दस्तार सर पर बंधने वाले साफे को कहा जाता है। ये मुखिया नियुक्त किए जाने की सांकेतिक रस्म है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी भिंडरावाले के गांव रोडे में की गई थी। सिख धर्म का सुप्रीम कोर्ट कहे जाने वाले अकाल तख्त के जत्थेदार और भिंडरावाले के भतीजे जसवीर सिंह रोडे ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और मंच से कहा था कि आप सब संगत के मन में कोई भुलावा न रहे, इसलिए ये बात साफ करना जरूरी है। ये दस्तारबंदी वारिस पंजाब डे जत्थेबंदी के नए जत्थेदार भाई अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी है। जसवीर सिंह रोडे को यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरे कार्यक्रम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अमृतपाल सिंह को नए भिंडरावाले के तौर पर पेश किया जा सके। इस कार्यक्रम में अमृतपाल सिंह के भाषण से ठीक पहले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि इसी कार्यक्रम में अमृतपाल ने साफ किया कि उनका इरादा खुद को भिंडरावाले के वारिस के तौर पर पेश करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भिंडरावाले के पैरों की धूल बराबर नहीं, मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। दस्तारबंदी के बाद से ही अमृतपाल खुलेआम खालिस्तान की मांग करता रहा, भड़काऊ भाषण भी देता रहा। इंडियन एक्सप्रेस से लंबे समय तक जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह ने बताया इस मामले में कि पंजाब की जो चोट है उसका कोई इलाज नहीं निकला और उस चोट से ही अमृतपाल सिंह जैसे लोग निकले। सिखों का एक संगठन है जो अब 1981 की तरह गुस्से में तो नहीं है, लेकिन उसके मन में रोष जरूर है। वो लोग ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं। पंजाब में इस समय की स्थिति बहुत चिंताजनक है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही। ये कार्रवाई कब, कैसे और कहाँ पहुंचेगी, हम आपको सूचित करते रहेंगे। आज की कार्रवाई तो आपने देख ही ली। दूसरी बड़ी खबर ये दिल्ली से आई, जहां दिन भर खूब हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। इसी में शामिल होने के लिए आज सुबह पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, रायपुर जाने वाले थे, पर जा नहीं पाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। खबर आई कि उनका सामान चेक करने के लिए फ्लाइट रोकी गई। फिर पता चला कि उन्हें फ्लाइट से उतार लिया गया। मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, इस बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ, डीसीपी साहब आ जाए। एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया। एयरपोर्ट पर मौजूद रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम कांग्रेस नेता पूरे प्रकरण को मोदी सरकार की तानाशाही बताते हुए धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का प्रयास भी बताया कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे अधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है।
सुरजेवाला की पुलिस से झड़प भी हुई। इन सबके बीच खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा फ्लाइट में बैठ चुके थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारा और फिर हिरासत में लिया। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से भी जवाब आया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पवन खेड़ा को असम पुलिस की सिफारिश पर हिरासत में लिया गया। वजह, दरअसल 17 फरवरी को मुंबई में कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें पवन खेड़ा ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग दोहराते हुए कहा था, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र प्रधानमंत्री का नाम है और दामोदर दास उनके पिता का नाम। आपने सुना, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री का नाम लेते वक्त उनके नाम के बीच लगने वाले उनके पिता के नाम को गलत बोला। फिर साथ बैठे लोगों से पूछा, गौतम दास है या दामोदर दास है, और फिर आखिर में तंज कसते हुए कहा कि नाम भले दामोदर दास है पर काम गौतम दास है। पवन खेड़ा का इशारा गौतम अडानी की ओर था। इसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो असल में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित हो गए थे कि दामोदर दास है या गौतम दास। पवन खेड़ा के इस बयान पर बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के पिता का अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को कांग्रेस के स्वभाव के अनुकूल भी बताया था। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी। राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा, और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। पवन खेड़ा के बयान पर यूपी के लखनऊ, बनारस और असम के दीमा हसाओ जिले में सांप्रदायिकता, वैमनस्यता और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। असम में दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए पवन खेड़ा को स्थानीय कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। इस बीच कांग्रेस नेता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की। अनुच्छेद 32 भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का हक देता है। मामले पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने पवन खेड़ा को चेतावनी देते हुए 28 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन बात कहने का एक लेवल होना चाहिए। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह जबान फिसलने का मामला था। खेड़ा ने भी माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने से इनकार किया है, लेकिन 3 मामलों को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद पवन खेड़ा को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बीजेपी के लिए तगड़ा झटका बताया। आज के शो में इतना ही, लेकिन इन 2 गिरफ्तारियों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।